टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका वर्गीकरण करने का आधार क्या है? जो हमने क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में विभाजित किया है, हम क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में किस आधार पर विभाजित कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे। देखिए, कोई भी ठोस है वो अणु, परमाणु, आयनों से मिलकर बना होता है। कोई भी ठोस है वो कणों से मिलकर बना होता है, अणु, परमाणु, आयन से मिलकर बना होते हैं। जो अणु, परमाणु, आयन हैं उनके मध्य जो बंध उपस्थित है वो अलग अलग प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। अणु, आयन, परमाणु होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। उन बंधों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभाजित करे हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे जो पहला पॉइंट यही है कि हमने क्रिस्टलीय ठोस को हमने किस आधार पर इन्हें विभाजित किया है। तो इनका आधार जो है वो बंध है। बंध ये किन के मध्य है? बंध जिनसे जो अवयवी कण हैं ये मिलकर बने होते हैं। इनके बंध के आधार पर जो अवयवी कणों के मध्य जो बंध है, इस बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को हमने 4 भागों में विभाजित किया। तो देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और जो 4 नंबर है वो है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। ये 4 प्रकार हैं क्रिस्टलीय ठोस के, जिनका आधार है जो इनके अवयवी कण हैं उनके मध्य जो बंध उपस्थित है। अवयवी कणों के मध्य जो बंध उपस्थित है, उस बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभाजित किया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ये है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आणविक ठोस को। देखिए, आणविक ठोस को हम देखने जा रहे हैं। आणविक ठोस, इसे हम बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड। इसे हम बोलते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। देखिए, हम जानते हैं ठोस हैं वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो आणविक ठोस है उनके घटक कौन से हैं, अर्थात आणविक ठोस है वो किन परमाणु से मिलकर बना है या किस प्रकार के इसका कंपोजिशन है, अर्थात इसमें किस प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट इसमें यह है कि आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं या कौन होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवयवी कणों की। अवयवी कण, जो अवयवी कण होते हैं आणविक ठोस में वो होते हैं, इनके नाम से हैं। अवयवी कण क्या होंगे? अणु। आणविक ठोस में अवयवी कण होते हैं वो अणु भी होते हैं और अक्रिय गैस परमाणु भी होंगे। अक्रिय गैसीय परमाणु भी होंगे। इसमें जो आणविक ठोस हैं उसमें 2 प्रकार के अवयव होंगे। 2 अवयव होंगे, अणु भी हो सकते हैं और अक्रिय गैस परमाणु भी हो सकते हैं। अक्रिय गैस परमाणु भी हो सकते हैं। अवयवी कण किसमें? आणविक ठोस में। पहले तो है अवयवी कणों की बात हो गई कि आणविक ठोस में अवयवी कण होंगे वो अणु होंगे या अक्रिय गैस परमाणु होंगे। अब देखिए, जो आणविक ठोस हैं हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस को विभाजित करने का आधार क्या है, इनके मध्य जो बंध उपस्थित हैं उनके ही आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोस को विभाजित किया है। अब इसमें जो आणविक ठोस है इसमें अवयवी कण अणु हैं। अब अणुओं के मध्य जो बंध होता है वो इसमें वान डेर वाल बल होगा या हाइड्रोजन बंध होगा। तो हम इनके अणुओं के मध्य जब हम बंध की बात करेंगे
बंध की बात करेंगे, इनके बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, तो इनके मध्य कौन सा बल बंध होगा? वंडरवॉल बंध होगा और हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, दोनों होंगे। हम आपको उदाहरण देकर बताएंगे, जब हम आणविक ठोस के उदाहरण देखेंगे तब हम बताएंगे कि किन उदाहरणों में, किन एग्जाम्पलों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और किन उदाहरणों में वंडरवॉल बल पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं आणविक ठोस के जो अवयव कण है वो अणु होंगे या अक्रिय गैस परमाणु होंगे, और इनके मध्य जो बंध होता है अणुओं के मध्य वो होता है वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इसके बाद हम आणविक ठोस के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, आणविक ठोस के गुणों के बारे में बात करेंगे कि आणविक ठोस की क्या क्या गुण होते हैं, आणविक ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए जो आणविक ठोस होते हैं ये, अब देखना, जो वांडरवाल बल होते हैं, वांडरवाल बंध है वो काफ़ी वीक बंध है, काफ़ी वीक बंध है, अर्थात जो वांडरवाल बल से जो अणु जुड़े होते हैं वो इतने मजबूती से आपस में नहीं जुड़े होते, इतने मजबूती से आपस में नहीं जुड़े होते। इनको थोड़ा सा गर्म करने पर ये टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि इनके जो मध्य जो वांडरवाल बंध है वो काफ़ी वीक बंध है। तो देखिए जिसमें इसमें गुण है तो हम कहेंगे कि जो वांडरवाल बंध के कमज़ोर होने के कारण, वांडरवाल बंध के कमज़ोर होने के कारण जो आणविक ठोस हैं उनका गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है, उनका गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि जो वांडरवाल बंध है, हाइड्रोजन बंध है, ये वीक बंध है। इन वीक बंधों की, कमज़ोर बंधों के कारण ही जो आणविक ठोस होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो वांडरवाल बंध है वो कमज़ोर बंध है। इसके बाद अगला हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे आणविक ठोस की। जो आणविक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य जो वांडरवाल बंध होता है अणुओं के मध्य वो कमज़ोर है। यह बात हो गई आणविक ठोस के गुणों के बारे में। देखिए जो आणविक ठोस के जो अणु हैं जिनसे आणविक ठोस मिलकर बना होता है वो अणु से मिलकर बना होता है या अकेले गैस परमाणु से मिलकर बना होता है आणविक ठोस। इन अणुओं की प्रकृति के आधार पर, इनकी नेचर होती है, उस नेचर के आधार पर आणविक ठोस को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। हमने कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। किस आधार पर? अणु की प्रकृति के आधार पर हमने आणविक ठोस को 3 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए हम आणविक ठोस के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इसका आधार है अणु की प्रकृति। अणु की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हमने आणविक ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया है। देखिए वो 3 भाग कौन कौन से हैं कि हमने आणविक ठोस को 3 भागों में विभाजित कैसे किया है। जो अणु की, हमने बताया कि जो आणविक ठोस हैं उसमें जो अणु होते हैं अणु की प्रकृति के आधार पर, अणु की प्रकृति के आधार पर, अणु की प्रकृति के आधार पर हमने आणविक ठोस को 3 भागों में विभाजित किया है। आणविक ठोस को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और 3 नंबर है ये है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के
आणविक ठोस होते हैं। इनका आधार क्या है? अणु की प्रकृति के आधार पर हमने आणविक ठोस को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और 3 नंबर है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब देखिए हम बात करते हैं अध्रुवीय की। जैसे नाम से है अध्रुवीय, जहाँ पर कोई ध्रुव नहीं है, ऐसे अणु जिनके ऊपर कोई ध्रुव नहीं है। देखिए केमिस्ट्री में ध्रुव का अर्थ है 2 पोल। पोल, ध्रुव मतलब पोल, पोल एक धनावेश एक ऋणावेश। ऐसा अणु जिसमें 2 पोल उपस्थित हैं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है। 2 पोल होंगे, एक धनावेश होगा दूसरा ऋणावेश होगा। अगर दोनों पोल उपस्थित हैं, अगर दोनों पोल उपस्थित हैं, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, तो वो ध्रुवीय अणु होगा। अगर दोनों पोल नहीं है वो अध्रुवीय होगा। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से हमको समझाते हैं कि ध्रुवीय अध्रुवीय अणु कौन से हैं, ध्रुवीय अणु कौन से हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं इसके बाद इसका। देखिए जो O2 गैस होती है वो एक अध्रुवीय है, N2 है वो भी अध्रुवीय है, Cl2 है वो भी अध्रुवीय है, आर्गन है जो अकेले गैस होते हैं वो भी अध्रुवीय हैं। और हम बात करते हैं I2, आयोडीन है, इसके 2 अणु हैं, 2 परमाणु है। और CO2 की बात करते हैं, CCl4, ये सभी होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। और ये अणु मिलकर एक अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। देखिए अध्रुवीय का अर्थ क्या है? देखिए हम नाइट्रोजन बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक नाइट्रोजन है, ये हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन है। देखिए जो नाइट्रोजन है दोनों की विद्युत ऋणता समान होती है, इसकी विद्युत ऋणता इसकी विद्युत ऋणता, दोनों की विद्युत ऋणता समान होती है। इसलिए इनके ऊपर नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, इनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। अर्थात हम कहेंगे कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने के कारण ये अध्रुवीय अणु हैं, अध्रुवीय अणु है। और इनका अध्रुवीय अणु होते हैं ना, उनका जो म्यू होता है वो 0 होता है। अध्रुवीय अणु का जो म्यू होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अध्रुवीय का अर्थ क्या है कि इनके ऊपर कोई पोल नहीं है। और ध्रुवीय का हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एक है HCl और दूसरा है SO2। देखिए इन एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि ये ध्रुवीय क्यों है। जैसे हमने माना यहाँ पर HCl, देखिए जो HCl है वो एक ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब इसके ऊपर धनावेश और ऋणावेश 2 पोल उपस्थित होते हैं ध्रुवीय अणु के ऊपर। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? ऑब्वियसली क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इस पर ये अपने जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज़्यादा होती है, क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ज़्यादा होती है। इसी कारण अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास से खींच लेता है। इसके खींचने के कारण इसके ऊपर होता है वो ऋणावेश चार्ज आता है आंशिक, और इसके ऊपर धनावेश चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ऋणावेश चार्ज है, दूसरा धनावेश चार्ज है। डेल्टा का अर्थ है आंशिक, डेल्टा का अर्थ है आंशिक। क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश चार्ज है और इसके ऊपर धनावेश चार्ज है। इस देखिए अब यहाँ पर एक नेगेटिव पोल हो गया, दूसरा पॉजिटिव पोल हो गया। तो HCl एक ध्रुवीय अणु है और ये एक जो ये ठोस हैं वो एक ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। इसके बाद हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बारे में करते हैं, जिसका बेस्ट उदाहरण है बर्फ, जिसका बेस्ट उदाहरण है बर्फ। देखिए जो बर्फ होती है वो होती है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होती है बर्फ। देखिए हाइड्रोजन बंधित का अर्थ क्या है कि ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऐसे ठोस जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखिए हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है जब वो किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ता है, जैसे हाइड्रोजन है ये कम विद्युत परमाणु है, और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है। जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ता है, उच्च विद्युत परमाणु से जुड़ता है, तब हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। देखिए कैसे होगा हाइड्रोजन बंध का निर्माण? देखिए ये हमारे पास जल है, ये हमारे पास जल है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है उसकी विद्युत ऋणता होती है वो ज़्यादा होती है।
जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसमें ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है वो ऑक्सीजन की होती है। इसी कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आंशिक, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हाइड्रोजन का। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी विद्युत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपस में बंध बना लेगा और बंध बना लेंगे, और इसी बंध को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। जो ये बंध होता है इसी बंध को बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। तो जो बर्फ़ होती है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसीलिए बर्फ़ को बोला गया हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये हमारा होता है आणविक ठोस के बारे में। इसके बाद हम अगला देखते हैं आयनिक ठोस। हमने क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके 4 प्रकार बताए थे। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और जो 3 और 4th नंबर है वो सहसंयोजक ठोस। तो हम बात करेंगे अब आयनिक ठोस के बारे में। अगला है आयनिक ठोस, 2 नंबर है आयनिक ठोस। अगला है आयनिक ठोस, इसे बोलते हैं आयनिक सॉलिड। देखिए आयनिक सॉलिड होते हैं, आपको पता है आयनिक सॉलिड के नाम से हैं ऐसे ठोस जिसमें आयन उपस्थित हों। ऐसे ठोस जिसमें आयन उपस्थित हों उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं, या आप इनके नाम से जानते हैं। जैसे हम इसमें एक बार इनके एग्जाम्पल बताते हैं कि आयनिक ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। देखिए हम आयनिक ठोस के एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे NaCl है, NaCl वो एक आयनिक ठोस है। दूसरा है CsCl ZnS, और चौथा है CaF2 कैल्शियम, और ये फ्लोरीन हैं, 2 हैं ZnS, CsCl और NaCl। ये आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। देखिए अब जो आयनिक ठोस हैं उसमें अवयवीकरण के बारे में बात करेंगे, आखिर कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो किस प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या किस प्रकार के अवयवीकरण होते हैं आयनिक ठोस में, अर्थात इसका कंपोजिशन क्या होता है, अर्थात किस प्रकार के किस प्रकार के अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कहने का सीधा अर्थ ये है कि जो आयनिक ठोस हैं उसमें अवयवीकरण क्या है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आयनिक ठोस के अवयवीकरणों के बारे में। अवयवीकरण के बारे में बात करेंगे। जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जो अवयवीकरण होते हैं वो आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। जैसे ये एक आयनिक ठोस है, ये एक आयनिक ठोस है। आप देखोगे इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इनके ऊपर चार्ज होते हैं। तो अवयवीकरण तो यही है इनके, तो एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। तो ये आयन तो हैं, ये धनावेश आयन है, ये ऋणावेशित आयन है। तो जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो आयन्स होते हैं। आयन इसमें एक तो ऋणावेशित आयन होता है, वह दूसरा धनावेशित आयन होता है। एक होता है ऋणावेशित आयन होता है, दूसरा होता है धनावेशित आयन होते हैं। ये हो गए इनके अवयवीकरण, ये इनके अवयवीकरण हैं। देखिए आपको पता है कि आपने 12th क्लास में फिजिक्स चैप्टर में, जब फिजिक्स बुक में आपने पढ़ा होगा स्थिर विद्युत एक चैप्टर होता है स्थिर विद्युत, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके मध्य एक बल उपस्थित होता है। इनके मध्य एक बल उपस्थित होता है। उस बल को हम कहते हैं स्थिर विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अवयवीकरण बताए, एक तो धनावेशित अवयवीकरण होता है, दूसरा होता है ऋणावेशित आयन। इसके 2 आयन्स होते हैं, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। 2 आयन होते हैं, एक धनावेशित दूसरा ऋणावेशित। इनके मध्य जो बंध होता है, अब इनके बारे में, आयनिक ठोस में जो बंध होता है अवयवीकरणों के मध्य वो कौन सा होता है? स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतीय बल। इनके मध्य जो बंध होता है वो स्थिर विद्युतीय बंध होता है, स्थिर विद्युतीय
बंद होता है। क्या कूलाम्बिक बल पाया जाता है। हम बल नहीं बोल देंगे सामान्य इसको, कि इनके मध्य जो बंद होता है, बल होता है, वो स्थिर विद्युत की बल लग रहा है। किनके मध्य? ऋणावेश और धनावेश आयन के मध्य। ये इनके अवयवीकरणों के बारे में बात हो गई, और ये अवयवीकरणों के मध्य बंद या बल के बारे में बात हो गई। अब आयनीय ठोस के हम गुणों के बारे में बात करते हैं, कि गुणों के बारे में बात करते हैं। गुण क्या है आणविक ठोस के, प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, आप NaCl को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है साधारण नमक। NaCl होता है वो साधारण नमक होता है। अब देखिए, NaCl है, जब इस पानी में नहीं घुला हुआ है, एकदम अपनी ठोस अवस्था में, आप सब जानते हैं कि जो NaCl होता है वो कठोर होता है, ठोस होता है। हम कहेंगे जो आयनिक ठोस होते हैं वो भी क्या होते हैं? ठोस होते हैं, क्योंकि हमने उदाहरण बताया है NaCl क्या होता है? कठोर होता है। तो हम कहेंगे आयनिक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। वह देखिए, जब आप नमक को चोट दोगे, चोट मतलब थोड़ी सी कूटोगे या मुक्की से दोगे, तब ये बिखर जाएगा। तब ये तो NaCl नमक है वो बिखर जाएगा। तब हम कहेंगे जो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर तो होते हैं, लेकिन कठोरता के साथ ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके जो नेचर होती है वो भंगुर होती है, अर्थात इनको थोड़ी सी चोट देने पर ये भंगुर हो जाते हैं। तो आयनिक ठोस कठोर होंगे और वह भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके चालकता के बारे में। देखिए, जो आयनिक ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और जलीय अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हमने बात कर ली कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं, और जलीय अवस्था में या विलीन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे नमक है, नमक में आप ठोस अवस्था में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप पानी में नमक डाल दोगे और ये आयन अलग अलग हो जाएंगे, तब इन आयनों के कारण क्या होगा? विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो इसमें जलीय अवस्था होती है इसमें आयन मुक्त हो जाते हैं। जलीय अवस्था में आयन मुक्त होने के कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जबकि ठोस अवस्था में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इसी कारण बोला गया है कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोस होते हैं कुचालक होते हैं, और जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है NaCl, CS, Cl, ZnS और CaF2। ये हो गया आयनिक ठोस। अब देखिए, इसमें जो स्थिर विद्युत की बल है, जो अवयवीकरण है, इनके मध्य जो बल है वो स्थिर विद्युत की बल है या कूलाम्बिक बल है। आप सब जानते हैं जो कूलाम्बिक बल होता है, इसकी जो नेचर होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल होता है। अर्थात इसमें जो आयन होते हैं वो इतनी आसानी से अलग नहीं होते। तो हम कहेंगे इसमें जो कूलाम्बिक बल है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अवयवीकरण हैं उनके मध्य स्थिर विद्युत की बल है, और ये स्ट्रॉन्ग बल है। स्ट्रॉन्ग बल होने के कारण इसके अवयवीकरणों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए इसका गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं उसमें जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं। बॉयल करने पर अणु दूर दूर होते हैं, लेकिन जिन अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग बंध होगा तो उनको अलग करना भी उतना ही मुश्किल होगा, तो हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि जो आयनिक ठोस होते हैं वे उनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। उनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। यह हो गया आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड।
इसके बाद हम 3 नंबर बताते हैं धात्विक ठोस। हमने किसलिए ठोस को 4 भागों में विभाजित किया था, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, जिसमें हमने आणविक ठोस को पढ़ लिया और दूसरा आयनिक ठोस को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे धात्विक ठोस। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे 3 नंबर है वो धात्विक, 3 नंबर है उसको पढ़ेंगे हम धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बारे में हम पढ़ेंगे, मेटेलिक सॉलिड। देखिए धात्विक ठोस, सबसे पहले धात्विक ठोस में हम अवयवी कणों के बारे में बात करेंगे। अवयवी कणों के बारे में बात करेंगे कि धात्विक ठोस होते हैं वो किस प्रकार के इनका कंपोजिशन होता है। देखिए जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण होते हैं वो धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? धातु परमाणु होते हैं अवयवी कण। अवयवी कण अर्थात जो धात्विक ठोस होते हैं वो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और इनके मध्य जो बंध उपस्थित होता है वो कौन सा बंध होता है? अरे धात्विक ठोस में कौन सा बंध होगा? धात्विक बंध। सिंपल है ना। धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध होगा? धात्विक बंध प्रकार का होगा। देखिए ये इतना आसान नहीं है, इसको आपको बड़े ही तसल्ली से समझना होगा, किसलिए ठोस के प्रकारों को। देखिए जो आयनिक ठोस है इसके जो अवयवी कण है वो धातु परमाणु होंगे और इन परमाणुओं के मध्य जो बंध है, इन परमाणुओं के मध्य जो बंध है वो कौन सा बंध है? धात्विक बंध। और ये धात्विक बंध क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। धात्विक बंध स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक भी इनके उच्च होते हैं। इस धात्विक बंध के स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके हम गुणों के बारे में बात करेंगे, गुणों के बारे में कि क्या होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है धात्विक ठोस की, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे हम आपको धात्विक ठोस के उदाहरण बताते हैं। धात्विक ठोस के हम जितनी भी धातुएं होती हैं ना पीरियोडिक टेबल में जितनी भी धातुएं होती हैं वो धात्विक ठोस का ही उदाहरण है। फंडा ये है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 70% तो धातुएं होती हैं, 70% तो धातुएं होती हैं। उसमें जो धात्विक ठोस होते हैं वो जिसमें सभी धातु होंगी। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं धात्विक ठोस के, जैसे हमारे पास फेरस है, कॉपर, जिंक, एयू, एजी, सभी धातुएं होती हैं और ये धात्विक ठोस के उदाहरण है। अब देखिए विद्युत के सुचालक होती नहीं होती, अर्थात तो लोहा है, कॉपर है, जिंक है, सोना है, चांदी है, इसमें विद्युत प्रवाह होता है। तो हम कहेंगे कि धात्विक ठोस होते हैं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत के अच्छे चालक होते हैं कौन? धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस में एक वर्ड आता है कर्नेल, किसे कहते हैं? धात्विक ठोस में एक वर्ड आता है कर्नेल, किसे कहते हैं? कर्नेल। देखिए कर्नेल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए कोई भी धातु परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। जब किसी धातु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को आप निकाल दोगे, जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो यहाँ पर धनावेश बच गया, यहाँ पर भी धनावेश बच गया, इसको भी हम निकाल दिए तो यहाँ पर भी धनावेश बच गया, इसको भी हम निकाल दिए, यहाँ पर भी धनावेश बच गया और इसको भी हम यहाँ से निकाल दिए, यहाँ पर धनावेश हो गया। तो हम किसी धातु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात जो पीछे भाग बचता है उसे ही हम कर्नेल बोलते हैं। कोई भी ठोस है उसमें जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए तो पीछे जो भाग बचा है उसे हम कर्नेल बोलते हैं।
अब देखिए जो धात्विक ठोस होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। धात्विक ठोस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। फिर होते हैं इन्हीं के कारण जो धातु होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें धन इलेक्ट्रॉन भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तब इसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो ये बात हो गई धात्विक ठोस के बारे में। इसके बाद हम अगला पॉइंट, अगली प्रकार देखते हैं सहसंयोजक ठोस। उसके बाद हम अगला प्रकार बताते हैं सहसंयोजक ठोस। देखिए सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। हमने किस लिए ठोस को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसका 4th नंबर है सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस है, ये अंतिम है कोवलेंट सॉलिड। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अवयवी कणों के बारे में। अवयवी कणों के बारे में हम बात करेंगे। अवयवी कण, देखिए जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। और परमाणु के मध्य जो इसमें बंध होता है, जैसे परमाणु के मध्य जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। जैसे हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अरे बाह्यतम कक्षा का अर्थ क्या है कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कार्बन का 1s2 2s2 2p2। देखिए बाह्यतम कक्षा का अर्थ है कि ये तो इसका आंतरिक कक्षक है, और जो 2 वाले हैं ये के बाह्यतम कक्षक हैं। और इन कक्षकों में 2 तो यहाँ 2 ये हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तब यहाँ पर हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो है इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार जो कार्बन है उसमें भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं कोई दूसरे कार्बन के। अब इनके मध्य क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पेयरिंग हो गई, आपस में बंध बना लिए, इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बंध बना लिए। इस बंध को हम बोलेंगे सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक बंध बोलेंगे, सहसंयोजक बंध बोलेंगे। अब जो आपको पता है जो कार्बन है एक परमाणु है, ये भी कार्बन एक परमाणु है। अब हमने बताया कि सहसंयोजक ठोस होते हैं ना, उनमें जो अवयवी कण होते हैं परमाणु होते हैं। तो आप बताइए परमाणु के मध्य बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध। सिंपल ही है ना। अरे परमाणु कार्बन है, ये परमाणु कार्बन है, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? साझेदारी हो गई। अरे साझेदारी हुई कि नहीं हुई? तब यहाँ पर एक बंध बनता है जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। तो जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनके जो मध्य बंध है, जो बंध है वो है सहसंयोजक बंध उपस्थित है। अब देखिए जो सहसंयोजक बंध होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल है। सहसंयोजक बंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल है। अब देखिए इस स्ट्रॉन्ग बल होने के कारण जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। वह इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो भी बहुत ही हाई होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक होता है वो भी इनका बहुत हाई होता है। जैसे हम एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण बताते हैं, जैसे कि हीरा जो है एक जो डायमंड है जो है एक है वो एक सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है। तो हम देखते हैं कि जब हीरे को हम बहुत ज़्यादा तापमान देते हैं तब भी वो इतनी आसानी से नहीं पिघलता और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हीरा होता है उसमें कार्बन ये इस प्रकार की हीरे की संरचना पाई जाती है। रेगुलर रूप से यहाँ पर जुड़ जाते हैं और कार्बन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है हीरे की। तो उसमें हीरे के जो सभी बंध होते हैं कार्बन के मध्य वो सहसंयोजक बंध होते हैं, और सहसंयोजक बंध होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस कारण जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। वह इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। वह इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं
कि जो कि सहसंयोजक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सहसंयोजक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, यह इसे मान लो अपवाद नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर देखिए जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये आप सब जानते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए हम इनके एक बार सहसंयोजक ठोस के सभी उदाहरण को लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल हैं सहसंयोजक ठोस के, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट और SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका, इसको बोलते हैं सिलिका या इसका एक और नाम है क्वार्ट्ज भी से बोलते हैं। देखिए आपको NCERT में एक उदाहरण दिया, क्वार्ट्ज होता है वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। और ये किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है? ये एक सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या? क्वार्ट्ज। इसका सूत्र है SiO2। जैसे आप हाथ में जो बांधने वाली घड़ी होती है, वो टाइम बताने वाली होती है घड़ी, हाथ में बांधते हैं, उसके ऊपर लिखा था क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज का अर्थ ये है कि जो जिसका शीशा है वो SiO2 सिलिकॉन का बना होता है, इसे ही हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये भी एक सहसंयोजक ठोस है। और इसके उदाहरण हैं SiO4-4, जिसे हम बोलते हैं सिलिकेट भी बोलते हैं। ये सभी हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये इसको बोलते हैं सिलिकेट है। ये सभी सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल है, जिनमें जो हीरा, फुलरीन है ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। और जिसमें जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसमें? ग्रेफाइट में, जबकि अन्य किसी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब देखिए आपको ये जो सिलिकॉन है, इस एग्जाम्पल में डाउट हो सकता है कि ये एक आणविक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है। देखिए जो सिलिकॉन होता है इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। जब मैं एक बार सिलिका की स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार आपको सिलिका की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि जो सिलिका होता है वो एक सहसंयोजक ठोस है। क्यों है? क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध है। जैसे एक सिलिका है, उसके दो परमाणु 2 ऑक्सीजन से जुड़ी होती है। ये सिलिका, यहाँ पर ये सिलिकॉन, ये इस प्रकार, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ये फिर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो एक सिलिकॉन होता है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो भी सहसंयोजक बंध से। और एक ऑक्सीजन होता है वो 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। देखिए अब ये जो बंध हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं। तो आणविक जो SiO2 जो सिलिका है वो एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ये हमने पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपको इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद।